नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षाशाला में। मैं राघव तिवारी आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षाशाला में। हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संस्था या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। हम बात करेंगे यूएनओ, जिसका मोटो है पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन ए हेल्दी प्लेनेट, यानी कि हमारा जो विश्व है, हमारा जो पृथ्वी है, इस पर शांति, बंधुत्व और इक्वालिटी यानी कि समानता, ये स्थापित करना। ठीक है, टॉपिक है वो यूएनओ एंड इट्स ऑर्गन्स, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र सभा और उसके अंग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है यूनाइटेड नेशंस के न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। आप लोग जो मैप है उसमें देख सकते हैं। इसमें वर्तमान में 193 कंट्रीज़ हैं। आप लोग इस मैप में देख पा रहे होंगे, लगभग पूरा विश्व ही इसका मेंबर है। ठीक है, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम यूएनओ की बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों के साथ, जिन्होंने इसके चार्टर पर साइन किए थे, उनके साथ की गई थी। ठीक है, अगर हम चार्टर की बात करें तो चार्टर क्या है? CHARTER, चार्टर। तो जो चार्टर है ये इसका संविधान है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऐसे यूएनओ का चार्टर है। यानी कि अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि यूएनओ के संविधान को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा चार्टर। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए, अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें कि जो यूएनओ है इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो इसका जो रूट कॉज है, अगर हम इसके कॉजेज़ को खंगालें, सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड वॉर में जाएंगे। जी दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1919 में हुई थी, 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें भीषण मात्रा में वैश्विक स्तर पर जनधन की हानि हुई थी। विश्व को 1930 में या 1929 में आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। विश्व में ज़्यादातर देश गरीब हो गए थे। ज़्यादातर देशों में जनसंख्या की कमी हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इस त्रासदी के बाद 1919 में जब वॉर ख़त्म हुई, तो वॉर के कॉजेज़ को खंगालना, सारे जो इतिहासकार थे, बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने खंगालना चालू किया कि भाई जो वॉर हुई थी इसका मेन कॉज क्या था। तो काफ़ी इतिहासकारों ने एक मत माना, जो बहुत ही पॉपुलर भी है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए हुई क्योंकि वैश्विक स्तर पर कोई संस्था नहीं थी जो इन देशों को रोक सके, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अभाव था। इसीलिए जो वर्ल्ड वॉर 1 थी वो हुई। तो इसके बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उस टाइम पे, आप लोग नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है वुडरो विल्सन का, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था फर्स्ट। तो इन्होंने एक 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, 14 सूत्रीय कार्यक्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, 14 पॉइंट प्रोग्राम या फिर 14 सूत्रीय कार्यक्रम। इसमें क्या हुआ था? इसमें इन्होंने एक मेन पॉइंट दिया था कि आने वाले टाइम पे शांति कैसे स्थापित की जा सकती है वर्ल्ड में। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर वर्ल्ड में शांति चाहिए तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए। इसी की तर्ज पर वुडरो विल्सन के द्वारा ही 1919 में 10 जनवरी 1919 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाता है, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। हिंदी में उसको बोलते हैं राष्ट्र संघ। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ, उसको बोलते थे राष्ट्र संघ। 10 जनवरी 1919 को उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन ये अपने जो इसका मेन मोटिव था, इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी कि भाई आने वाले टाइम पे हम लोग वॉर को नहीं होने देंगे, कोई भी वर्ल्ड वॉर दोबारा नहीं होगी। ऐसी वैश्विक जन त्रासदी जो इतनी बड़ी मात्रा में देखी गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये दोबारा नहीं होने देंगे। बट इसे सक्सेस नहीं मिली, ये कामयाब नहीं रहा। क्यों? इसके पीछे कई कारण थे कि ये सफल नहीं रहा। पहले तो हम देखेंगे कि इसमें इन्वॉल्व होने का प्रोसेस ही इतना ज़्यादा भयानक था कि देश इसमें शामिल होना नहीं चाहते थे। क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट के लिए, जो भी देश इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहता था सम्मिलित होने के लिए, उसको अपने पार्लियामेंट में, यानी कि अपने देश की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास कराना पड़ता था इसमें शामिल होने के लिए। और इसका जो संस्थापक था,
खुद यूएसए, वुडरो विल्सन की जिसकी मैंने चर्चा की अभी, तो यूएसए खुद इसमें शामिल नहीं हुआ था। यानी कि बताइए, जिसने इसकी स्थापना की वो खुद ही इसमें सम्मिलित नहीं हुआ, तो उसको क्या मान सकते हैं हम लोग कि ये किस अपने मायने में खड़े उतरेगा। अगर हम दूसरे कॉज की बात करें इसकी फेलियर की, तो हमने देखा कि जो लीग ऑफ नेशंस था, इसमें ज़्यादातर कंट्रीज जो इसमें शामिल थी, सबको ही मान लीजिए, सबको ही वीटो पावर दी गई थी। वीटो पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे राष्ट्रपति को ही प्राप्त है वीटो पावर। अगर हम वीटो पावर की बात करें तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए उसके सदस्य हैं 10, मैं मानने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई 10 सदस्य हैं उसके, और कोई बिल पास करना है उनको, या कोई प्रस्ताव लाना है, कोई प्रस्ताव पास करना है, रेजोल्यूशन, और 9 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सहमति दे दी है कि हाँ भाई ये बिल पास होना चाहिए, हम लोग इसके फेवर में हैं। बट अगर कोई एक कंट्री भी वीटो पावर लगा देता है कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसे पास नहीं करना चाहता, तो वो जो प्रस्ताव है वो पास नहीं होगा, रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार, वीटो पावर को। इससे क्या होता था कि कोई भी जो पॉलिसीज़ होती थी वर्ल्ड लेवल पर, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती थी, क्योंकि एक ना एक कंट्री वीटो पावर लगा ही देता था। तीसरा, हमने देखा कि 1939 में जो जर्मनी था, उसने पोलैंड पे अटैक कर दिया और ये देखता रह गया। इसका मेन काम क्या था कि पोलैंड को, जर्मनी को रोकता, बट इसने कुछ नहीं किया और वर्ल्ड वॉर सेकेंड चालू हो गई। जैसे यहाँ लिख भी रखा है वर्ल्ड वॉर 2, तो वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गई, जिसमें भीषण मात्रा में जनधन की दोबारा हानि हुई। ज़्यादातर देशों को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सभी स्तरों पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो पहला पॉइंट तो हुआ वर्ल्ड वॉर्स, यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर को काट लेना, यहाँ वर्ल्ड वॉर्स आएगी, वो सेकेंड और फर्स्ट दोनों आएगी उसमें। और सेकेंड रीज़न हुआ फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, यानी कि संयुक्त जो राष्ट्र संघ था, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस, इसकी असफलता। जो तीसरा पॉइंट था इसके बैकग्राउंड में स्थापना की, तो कॉन्फ्रेंस इन सैन फ्रांसिस्को। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है सैन फ्रांसिस्को में, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही है, यानी कि अमेरिका में ही है सैन फ्रांसिस्को। वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, क्योंकि जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे यूएसए के, रूजवेल्ट, बहुत इम्पोर्टेंट नेम है रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट ये डिसाइड कर चुके थे कि जो लीग ऑफ नेशंस है इसमें कुछ परिवर्तन करने चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो उसी चेंजेस के साथ में सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 50 देशों ने भाग लिया और यूएन चार्टर पर साइन की, यानी कि 50 + 1 यूएसए, 51 देशों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो कंट्री थी उसके साथ में यूएनओ के चार्टर पर साइन किए। इस प्रकार यूएनओ की स्थापना हो गई। आप लोग देख सकते हैं जो लीग ऑफ नेशंस थी इसके मेंबर्स ये रहे फर्स्ट मैप में, जो वर्ल्ड का मैप है। इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जो उस टाइम पे किसी ना किसी कॉलोनी थी, किसी ना किसी गुलाम थी, तो उनका प्रतिनिधित्व तो माने नहीं जाना था भाई, वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, उनको तो बोलने का भी राइट नहीं था, ठीक है। दूसरे में आप देख सकते हैं जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ का चित्र है सेकेंड उसमें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। अगर हम इसके अंगों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यतः 6 अंग हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है जनरल असेंबली, यानी कि आम सभा। दूसरे नंबर पर आता है सुरक्षा परिषद, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरे नंबर पर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल असेंबली, यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। 5वें नंबर पर आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल चौथे पे, और 5वें पे आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है। उसके बाद आता है यूएन सेक्रेटरीट, यानी कि सचिवालय। ये 6 मेन ऑर्गन्स हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले पे है जनरल असेंबली, दूसरे पे सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरे पे इकोनॉमिक एंड सोशल असेंबली, इसको हम इकोसॉक भी बोलते हैं शॉर्टकट में, इकोसॉक। चौथे पे है ट्रस्टीशिप काउंसिल, 5वें पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और 6ठे पे है यूएन सेक्रेटरीट, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल असेंबली की, यानी कि आम सभा के बारे में। जनरल असेंबली
इसी को हिंदी में आम सभा भी बोलते हैं। अगर हम जनरल असेंबली की बात करें तो सबसे मेन ऑर्गन जो है वो जनरल असेंबली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन कहेंगे इसको हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूएन का चार्टर है, संविधान, उसके आर्टिकल 10 के अनुसार यहाँ पर नीति निर्माण और विचार विमर्श जैसे कार्य किए जाते हैं। यानी कि वैश्विक मुद्दों पर, वैश्विक मुद्दे जो है उनका जो चर्चा है उन पे वो यहीं पर जनरल असेंबली में की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा। ठीक है, जो आर्टिकल 10 कहता है इसके चार्टर का। आप लोग नोट कर सकते हैं मेरी बातों को ध्यान से, पेपर में काम आएगी। इसमें विश्व के लगभग सभी देश सम्मिलित हैं। अगर हम वर्तमान में बात करें तो इसमें लगभग 190 लगभग क्या आई एम श्योर 193 कंट्रीज है इसमें, जिसमें अभी 2011 में दक्षिणी सूडान जो है 2011 में नवीनतम सम्मिलित इसका स्टेट है। इसमें राष्ट्र है दक्षिणी सूडान जो अफ्रीका में है। आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएन न्यूयॉर्क में है। NY शॉर्टकट लिख रहा हूँ, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो अभी वर्तमान में अगर हम इसके हेड की बात करें कि जनरल असेंबली के हेड कौन है, तो अभी हैं वो अब्दुल्ला हामिद। ठीक है, ये इसको हम लोग सारे जो ऑर्गन्स हैं ना यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से एक मदर ऑर्गन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मदर ऑर्गन किसे कहते हैं, तो मदर ऑर्गन इसे ही कहते हैं, मातृ अंग। क्यों? बताता हूँ आपको। मदर ऑर्गन, इसको मदर ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से चुनकर वोटिंग के थ्रू अदर ऑर्गन्स के मेंबर्स जाते हैं। यानी कि यहीं से चुनाव होकर सारे जो यूएनओ के जो अन्य ऑर्गन्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे वो इकोसॉक हो, वहाँ के सारे मेंबर्स यहीं से जाते हैं। और इसी की रिपोर्ट्स जो सेक्रेटरीट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सेक्रेटरीट नहीं सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसके पास जाती है। तो आई होप आपको जनरल असेंबली के बारे में नॉलेज हो गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर पर सिक्योरिटी काउंसिल की, सुरक्षा परिषद की। ये बहुत ही विवादास्पद अंग है यूएनओ का, सिक्योरिटी काउंसिल। अब आप लोग कह रहे होंगे कि विवादास्पद क्यों है? सबसे ज़्यादा डिबेट इसी पे होती है, सबसे ज़्यादा कमियाँ इसी में है। क्यों? पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें 15 देश हैं, टोटल 15 कंट्रीज़। ठीक है, जिसमें से 5 हैं परमानेंट और 10 हैं टेम्पररी। अगर परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो परमानेंट मेंबर्स ऐसे मेंबर्स हैं जो हमेशा के लिए हैं, यानी कि वो हटेंगे नहीं। और जो 10 मेंबर्स है टेम्पररी, इनका चुनाव हर 2 साल पे होता है, हर 2 साल बाद ये बदलते रहते हैं। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो परमानेंट मेंबर्स याद कर लेना, क्योंकि ये कभी बदलते नहीं है और भाई टेम्पररी बदलते रहते हैं। सबसे पहले USA जो महाशक्ति है, उसके बाद चाइना, देन रशिया। पहले USSR था इसका नाम, बट 1991 में इसका विभाजन हो गया, फिर बहुत सारे टुकड़ों में बट गया। रशिया के बाद UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, देन फ्रांस। यहाँ UK नहीं, हम लोग ब्रिटेन ही लिखेंगे, UK अलग हो जाता है। UK में 3 कंट्रीज और ऐड हो जाती हैं। तो USA, चाइना, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। अब इसको लेकर डिबेट क्यों है, इस पे चर्चा करते हैं। तो इसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनको वीटो पावर दी गई है। इन्हीं के पास वीटो पावर है, यानी कि कोई भी मुद्दा जो भी पेश होना होगा यूएनओ के बाद, यूएनओ उसको पास करना होगा। जैसे कि अभी एक इशू था कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उसमें डिमांड कर रही है कि भाई हमें भी परमानेंट मेंबर्स बनना है। क्यों? क्योंकि जब यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, तब ये 5 कंट्रीज थी, महाशक्ति मानते हैं हम, उस टाइम पे 5 कंट्रीज थी। बट अब अगर हम मॉडर्न एरा में देखें तो कई कंट्रीज है जो उनको टक्कर देने के लिए इन्हीं के साथ साथ खड़ी हुई, जैसे इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो उनको टक्कर देने के खड़ी हैं और डिमांड कर रही हैं कि हमें भी इसकी परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। और हाल ही में
वीटो पावर का यूज़ हमें कब देखने को मिला, जब इंडिया को ऐड करने के लिए 4 देशों ने मंजूरी दे दी कि हाँ भाई इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। किस किसने मंजूरी दी थी? यूएसए ने, चाइना ने, रशिया ने, यूएसए ने, रशिया ने, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने। बट चाइना ने क्या करा? चाइना ने वीटो लगा दिया कि नहीं, हम इंडिया को नहीं चाहते कि इंडिया परमानेंट मेंबर बने। तो जैसा कि मैंने बताया कि वीटो का मतलब क्या है, अगर एक बंदा ही वीटो कर देता है तो उसका मतलब वो जो रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव पास नहीं होगा, और इसी कारण इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया। तो उसमें चेंजेस की बात होती है। सारे ज़्यादातर कंट्रीज डिमांड करते हैं कि भाई इसका डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, इसमें इसका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें वीटो पावर का इस्तेमाल करके ऐसे ही कुछ भी जो अच्छे फैसले हैं वो उनको भी रोक दिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि अच्छे फैसलों पर भी नकारात्मकता इसमें दिखती है। अगर किसी एक कंट्री का भी उसमें कुछ अपना हित होगा तो वो क्या करेगा? वीटो लगा देगा। वीटो लगा दिया तो ख़त्म, मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा वो। तो इसके डेमोक्रेटाइजेशन की बात होती है, इसमें मेंबर्स बढ़ाने की बात होती है, तो उसमें कई डिबेटेबल इशूज हैं इसको लेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इकोसोक की। तीसरे नंबर पर जो हमारा है इकोसोक, जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसका भी हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में ही है। अब हम इकोसोक की बात करते हैं। इकोसोक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि सामाजिक और आर्थिक परिषद। ये यूएनओ का मेन ऑर्गन है, बहुत ही प्रमुख। क्यों? क्योंकि केवल पॉलिटिकल मिलिट्री स्टेबिलिटी नहीं चाहिए हमें विश्व में आर्थिक व सामाजिक भी तो स्टेबिलिटी चाहिए भाई। आजकल देखें अगर हम, तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है आर्थिक और सामाजिक विकास, मानव विकास। इसका जो गठन है मेनली इसीलिए किया गया था कि वैश्विक स्तर पर ऐसे राष्ट्र जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं उन्हें भी बूस्ट किया जा सके, यानी कि उन्हें भी वैश्विक स्तर पर जो कंपटीशन चल रहा है उसमें लाया जा सके। इसका उत्तरदायित्व मानवाधिकारों व व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता का भी रक्षा करना है। मानवाधिकार और व्यक्तिक स्वतंत्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पर अनेक मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन की गुणवत्ता आदि, जिनका जो समाधान है वो यही ऑर्गेनाइजेशन जो इकोसोक है ये करने का प्रयत्न करती है। चाहे वो दूसरे देशों में क्या बोलते हैं फूड भेजना हो, कोविड के टाइम पे इंजेक्शंस भेजना हो, ये सब काम इकोसोक करती है। इसमें महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए 54 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। 54 कंट्रीज इसमें निर्वाचित की जाती है। किसके थ्रू? महासभा, जनरल असेंबली जो है उसके थ्रू। ठीक है, उसमें 193 कंट्रीज है जनरल असेंबली में, तो वहाँ से 54 जो कंट्रीज है वो इसमें काम करती हैं, निर्वाचन होता है उनका। जो कई अंतर्राष्ट्रीय विशेष संस्थाओं जो नॉन गवर्नमेंटल भी होती हैं, गवर्नमेंटल भी होती हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी रिसर्च भी करती हैं और अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? जनरल असेंबली को। ठीक है, अपनी रिपोर्ट ये लोग जनरल असेंबली को सौंपती है। इसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ वर्क करती हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं अगर हम देखें यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब मजदूरों के हक की बात करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, या 1919 में जब लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ था, तो उसी टाइम पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था का गठन किया गया था, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। देन मेन ऑर्गेनाइजेशन एक और आती है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और उसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम यानी कि इटली में है। ठीक है, इसी के जिम्मे जो इंटरनेशनल लेवल पे फूड के जो सिक्योरिटी होती है उसको सॉल्व करना होता है। बहुत सारे राष्ट्र हैं जो गरीब देश हैं, जैसे अफ्रीका की कई कंट्रीज़ हैं जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जी रही हैं,
तो वहाँ पर विकास करना किसकी जिम्मेदारी है? फूड के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में वहाँ पर सप्लाई करना किसकी जिम्मेदारी है? FAO। ना केवल अफ्रीका बल्कि पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद यूनेस्को आती है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। देन एक और मेन ऑर्गेनाइजेशन आती है WHO, जो कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। इसके बाद एक और मेन ऑर्गेनाइजेशन आती है वर्ल्ड बैंक, WB। वैश्विक स्तर बैंक की वित्तन का सारा काम यही करती है। इसकी जो स्थापना है वो 1944 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका में ही है, वो वाशिंगटन DC में, नॉर्थ अमेरिका में वाशिंगटन DC है, वहाँ पर है इसका मुख्यालय। इसके बाद एक और मेन ऑर्गेनाइजेशन आती है IMF। मेरे को जितनी याद है मैं उतना आपको बता देता हूँ, बाकी जो भूल गया हूँ आप लोग यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अभी दिमाग से निकल जाती हैं, बट मेरे को जितनी दिमाग में आ रही है मैं उतनी बताता जा रहा हूँ आपको। IMF की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो DC में ही है, वाशिंगटन DC में ही, और इसकी जो स्थापना है वो 1944 में की गई थी। इसके बाद आता है नंबर WMO का। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो जलवायु का वो करती है, एसेस करती है जलवायु को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, भूल जाऊँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई ये गलत था, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ तो गलतियाँ हो सकती है मुझसे भी, बट जितना मेरे को याद है उतना बता दूँगा आपको। एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है WTO। और हाँ, अगर आपके भी कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वैसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा आपको, उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगा। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ। WTO की बात करें, ये WTO यानी कि वर्ल्ड टी टूरिज्म और ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। आप देख सकते हैं कि UNO अभी तक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कई संगठन है जिनकी जो स्थापना है वो अभी तक की जा रही है। उसका जो हेडक्वार्टर है वो स्पेन में है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वैश्विक स्तर पर UNO के अंतर्गत काम कर रही हैं। और ये सारी जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बताई, ये किसके अंतर्गत काम कर रही हैं? ये सारी इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत, चाहे वो ILO हो, चाहे FAO हो, चाहे यूनेस्को हो, चाहे WHO हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे WTO हो, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस इनके अंदर ही काम करती हैं। एक और UNDP भी इन्हीं के अंतर्गत काम करती है। UNDP आप लोग लिख लेना, सारी ऑर्गेनाइजेशन गूगल से देख सकते हैं आप लोग, सारी आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, यानी कि ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और इसने अपना काम करना शुरू किया था 1946 से, यानी कि 1945 में स्थापना, बट काम करना 1946 से चालू किया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैंने पहले बताया था आपको, हैग में है। हैग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। इसका काम क्या होता है बेसिकली, इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि इसका जो कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान करना है। इसमें अगर हम जजेस की बात करें तो 15 जजेस की बेंच इसमें होती है, 15 जजेस। इसमें अभी एक इंडिया के भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। ठीक है, इसमें कभी इंडिया के भी जज हैं। इसके बाद नंबर आता है सचिवालय का, सेक्रेटरीट, सचिवालय। अगर हम सचिवालय की बात करें तो इसका बेसिकली जो वर्क है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये UNO में एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह काम करता है। इसमें जो होता है सचिव, महासचिव, इसका हेड होता है महासचिव। जो सचिवालय है इसमें UNO का महासचिव और अन्य कार्यकारी सदस्य होते हैं जो उसका काम करते हैं महासचिव के साथ। महासचिव कौन है? महासचिव UNO का मेन प्रशासनिक अधिकारी है।
जो महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। बाकी री इलेक्ट भी हो सकता है ये। अभी अगर वर्तमान में बात करें तो अभी प्रेजेंट में जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, एंटोनियो गुटेरेस, वो इसके महासचिव हैं। सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले थे इसके ट्राइक वली, ठीक है, ट्राइक वली। और एंटोनियो गुटेरेस से पहले थे बान की मून, जो दक्षिण कोरिया के थे। तो ऐसे आपको सारे ऑर्गन्स के बारे में धीरे धीरे मैंने बता दिया है। तो आप इन 6 के 6 ऑर्गेनाइजेशन को नोट कर सकते हैं कॉपी पेन से, और पेपर में लिख सकते हैं इनके बारे में, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अचीवमेंट्स ऑफ यूएनओ, यानी कि जो यूएनओ है उसने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त की है। इसका रेलेवेंस भी इसी में दिख जाएगा कि भाई इसका रेलेवेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है इसकी। हमने ये भी बात की थी कि इसे चेंजेस की ज़रूरत है उसमें, बट अगर इसमें चेंजेस कर लिए गए, जो मैंने सजेस्ट किए हैं या फिर जो वर्ल्ड लेवल पर सजेस्ट किए जाते हैं, अगर ये चेंजेस हो जाते हैं तो ये विश्व की सबसे भरोसेमंद ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। आजकल कई कंट्रीज है जो इस पर भरोसा नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है। वीटो है, 5 मेंबर से परमानेंट, उसमें इंक्रीज नहीं किया जा रहा। तो कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की भी ज़रूरत है। अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो यूएनओ जो है वो कई देशों के मध्य विवादों का निपटारा करने में सक्षम रही है, यानी कि सक्सेसफुली रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे कि हमने देखा पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसके बाद इसकी स्थापना की गई, और इसकी स्थापना से लेकर आज तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने दिया इसने, जो उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट जिसे हम कह सकते हैं कि इसने तीसरे विश्व युद्ध को नहीं होने दिया, इसने थर्ड वर्ल्ड वॉर को नहीं होने दिया है। दूसरा अगर हम बात करें तो विश्व में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कई लक्ष्यों को यूएनओ ने नेतृत्व प्रदान किया है, जैसे कि प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के लिए। यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा लगभग 4800 से भी ज़्यादा, यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ई नहीं है, यूएनडीपी है, इसके द्वारा 4800 प्लस प्रोग्राम्स अभी तक चलाए जा चुके हैं जो मानव विकास के लिए जरूरी है। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी इसने कई चलाए, यूएनईपी जैसे है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसने पर्यावरण को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कई प्रयास किए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिसेफ जो चिल्ड्रंस के लिए है, उसके द्वारा लगभग 150 से अधिक देशों में मुख्य रूप से बाल संरक्षण, टीकाकरण, लड़कियों को शिक्षा में प्रोत्साहन आदि कार्य किए गए हैं। जो मैं बोलता जा रहा हूँ आप उनको नोट कर सकते हैं। मैंने कई पॉइंट्स को इसमें ऐड नहीं किया है, पीपीटी में बनी, क्योंकि मुझे कई पॉइंट्स दिमाग में अचानक से याद आ गए जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप जो मैंने अभी पॉइंट बोला यूनिसेफ का, कि यूनिसेफ जो है चिल्ड्रंस के लिए, उसके द्वारा 150 से भी अधिक देशों में मुख्य रूप से बाल संरक्षण, टीकाकरण, लड़कियों को शिक्षा आदि क्षेत्रों में प्रोत्साहन के लिए कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे पोलियो का इंजेक्शन अफ्रीका में पोलियो की बीमारी बड़ी तगड़ी फैली थी, तो अफ्रीका में पोलियो का जो टीकाकरण था वो इसी की तरह चलाया गया था यूनिसेफ के द्वारा। इसके बाद अफ्रीका, अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पाएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसको सबसे गरीब कॉन्टिनेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर देश जो हैं वो गरीबी रेखा से भी नीचे जीते हैं, ठीक है। यहाँ की जलवायु भी ऐसी है जो बहुत ही गर्म होती है, यहाँ के काले काले लोग आपको देखने को मिल ही जाएंगे। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसमें अधिकतम देश गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो गरीबी से जूझ रहे हैं। तो इन पर जो यूएनओ का जो फंड बनता है उसका लगभग 36%, बहुत ही हैवी अमाउंट इन पे खर्च किया जाता है अफ्रीका के डेवलपमेंट पे। 36% प्लस जो बजट है इनका वो अफ्रीका में इन्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो वर्क एज थिंक टैंक फॉर वर्ल्ड, यानी कि ये वैश्विक स्तर पर एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
जो वैश्विक समस्याओं का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा समाधान करता है वैश्विक समस्याओं का। थिंक टैंक है, कोई भी समस्या आई तुरंत ये अपना काम चालू कर देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसका रेलेवेंस नहीं है, इसका रेलेवेंस बहुत है वर्तमान समय में। कोविड में तो आपने नाम सुने होगा, न्यूज़ में हमेशा यूएन WHO चर्चा में था। और इसने, जिसको मैं बताया कि कोविड के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए थे। वर्तमान समय में अगर बात करें तो कोविड 19 को टैकल करने के लिए यूएन ने कई कार्यक्रम चलाए, जिसमें WHO का प्रमुख योगदान रहा। WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, इसका बहुत ही मेन योगदान रहा। इसने कई कंट्रीज़ में वैक्सीन प्रोवाइड किया वहाँ पे। FAO जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कई देशों में खाद्य आपूर्ति को पूर्ति किया, खाद्य की जो आपूर्ति थी उसको किया, तो उसका बेड़ा उठाया इन्होंने। ठीक है, तो इसके कई ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें अपना काम अच्छे से किया। तो अचीवमेंट्स ऑफ यूएनओ, मैंने जो पॉइंट्स बताया आप लोग वो नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स आर नीडेड इन यूएनओ, यानी कि जो यूएनओ है उसमें किस प्रकार के जो चेंज हैं, परिवर्तन हैं, सुधार हैं, वो किए जाने चाहिए। ये मेरे ओपिनियंस हैं, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। बाकी आपके ओपिनियंस तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मेरा पहला ओपिनियन है सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म होना चाहिए। जो मैंने पहले बताया, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें अगर हम देखें कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। आज इसको 76 साल हो चुके हैं। अभी इस साल 77 साल हो जाएंगे इसको, 24 अक्टूबर को। तो 76 साल होने के बावजूद भी अभी तक जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें चेंजेस नहीं हुए। इसकी संख्या अभी भी 15 ही है, 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी। तो मुझे लगता है टेम्पररी में भी चेंज होना चाहिए और परमानेंट मेंबर्स में भी चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल कई कंट्रीज़ हैं जो रशिया, चाइना, USA इनके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चली हैं। इनको टक्कर देने के लिए काफ़ी है, जैसे इंडिया, ब्राज़ील, G4 जो कंट्रीज़ हैं, जापान, साउथ अफ्रीका। तो कई कंट्रीज हैं जो इस मायने में खरी उतरती हैं इस परमानेंट मेंबरशिप के लिए। परमानेंट मेंबर्स की संख्या अभी भी 5 ही है, जबकि मैंने बताया ना कि ऐसी कई कंट्रीज एमर्ज हो चुकी जो उनके सामने प्रबल दावेदारी रखती हैं। फिर नीड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसके लोकतांत्रिकरण की बात की जाती है। मैंने आपको पहले बताया था जब मैं सिक्योरिटी काउंसिल बता रहा था, है ना। इसका डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की इसमें ज़रूरत है। क्वेश्चन ऑन वीटो पावर, जो वीटो पावर दी गई है 5 कंट्रीज़ को, उन 5 में से अगर कोई एक भी किसी प्रस्ताव पर वीटो पावर लगाता तो वो प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता। उसके बाद वीक नेचर ऑफ जनरल असेंबलीज प्रपोजल्स, यानी कि जो यूएनओ की जनरल असेंबली है उसके द्वारा प्रस्ताव जो पारित किए जाते हैं उनकी प्रकृति बाध्यकारी नहीं सिद्ध होती किसी देश पर, ऑब्लिगेटरी नहीं है, जो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। जो महासभा के 193 मेंबर्स जो हैं वो कोई भी प्रस्ताव अगर पास करते हैं 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि ये एक लगभग 121 के करीब पहुंच जाता है। 121 देशों का उस पर मत होना चाहिए। तो ये 121 देश किसी भी बिल को पास कर रहे हैं, ये अच्छा मान रहे हैं कि हाँ भाई ये बिल पेश होना चाहिए। बट ये बिल जाएगा अब कहाँ पे? परमानेंट मेंबर्स के पास। अगर इन परमानेंट मेंबर्स में से 5 कंट्रीज में से एक भी कंट्री अगर वीटो लगा देती है तो इन 121 देशों का मत खराब। मतलब ये 21 देश, जो 121 देश थे, ये गलत कह रहे थे भाई ये 5 देशों में से जो जिसने वीटो लगाया वो सही है। ठीक है, तो सोच सकते हैं भाई क्या मान सकता है यार ये, तो इसमें चेंज होना ही चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने कमेंट में बता सकते हैं, सजेशन भी बता सकते हैं हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।